आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं खेल मोहब्बत का भाग 1। तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने आपके प्यारे चहेते कपल युवराज श्रद्धा की नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है खेल मोहब्बत का। वैसे तो युविश्रा की सभी कहानियां एक दूसरे से हटकर थी, लेकिन ये कहानी बाकी सभी कहानियों से कुछ ज्यादा ही हटकर होने वाली है। दोस्तों, ये पूर्णतः काल्पनिक कहानी है जिसका किसी भी व्यक्ति, स्थान, धर्म, जाति, जीवन, मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से आपके सामने पेश की गई है। आशा करते हैं बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आए। तो चलिए फिर चलते हैं खेल मोहब्बत का के सफर पर। आज सभी लोगों को सिर्फ मैं ही मिला हूँ टकराने को। जिसे देखो मुझसे आकर टकरा जाता है, और चलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ धक्के लग लग कर खुद ही आगे बढ़ रहा है इंसान। पता नहीं ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। इतनी भीड़ है यहाँ, ऐसा लग रहा है कि इस घुटन की वजह से तो मेरा दम ही निकल जाएगा। हद करते हैं लोग, किसी को सीधा सीधा चलना ही नहीं आता। युवराज थके खाते हुए ट्रेन से उतरते हुए बड़बड़ाए। कुछ दूर चलने के बाद एक बस पकड़ ली और उसमें चढ़ गए। बस पास ही के किसी गांव जानी थी, मगर कुछ ही मिनट चलने के बाद अचानक रोक दी गई। क्या हुआ, बस क्यों रुकी है? युवराज ने बस कंडक्टर से रुकने का कारण पूछा। कुछ खराबी आ गई लगता है, आप बैठे रहिए, हम देखते हैं क्या हो सकता है, बस कंडक्टर बोला। क्या मतलब देखते हैं? 2 मिनट के अंदर चालू हो जानी चाहिए, समझे? युवराज ने गुस्से में कहा, क्योंकि अभी तो उन्होंने ट्रेन का सफर झेला और अब बस में भी भीड़ और गर्मी दोनों थी, और इन दोनों ही चीजों से उन्हें बहुत चिढ़ थी। तो फिर ऐसा करें कि आप उतर जाएं, हमारा काम तो घंटे भर में ही पूरा होगा, बस कंडक्टर भी बिगड़ते हुए बोला। नहीं, कौन बैठेगा इस खटारा में घंटों। युवराज भी तैश में आकर उतर गए, लेकिन आसपास दूसरा कोई वाहन दिखाई नहीं पड़ रहा था। थोड़ी दूर चलने पर मुश्किल से एक गाड़ी वाले को मनाकर वह उसमें बैठ गए, मगर बिठाने से पहले गाड़ी वाले ने शर्त रखी कि बदले में पैसे देने पड़ेंगे। कोई चारा तो था नहीं, इसीलिए युवराज मान गए। उनकी किस्मत में शायद मुसीबत ही मुसीबत लिखी थी आज, क्योंकि गाड़ी वाले ने भी कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? अरे भाई, दिखता नहीं क्या, आगे की सड़क पानी से भरी पड़ी है। 3 दिनों से यहाँ लगातार बारिश थी और सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो पानी भर गया। गाड़ी वाले ने अपना तर्क रखा। कोशिश करो साइड से निकालने की प्लीज, युवराज परेशान होकर बोले। अरे भाई, बोला ना कि नहीं निकल पाएगी। तो अब मैं कैसे जाऊं? युवराज ने झुंझला के पूछा। पैदल जाइए, यही एक तरीका है, गाड़ी वाले ने सलाह दी। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। युवराज ने झल्लाते हुए जेब से पैसे निकालकर गाड़ी वाले को दिए और नीचे उतर गए। पूरी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे जिनमें पानी भरा हुआ था। सच में वहां से निकलना बेहद मुश्किल था। मैंने तो मना किया था दादाजी से कि मुझे नहीं आना यहाँ, लेकिन उन्हें तो कुछ सुनना ही नहीं। अच्छा खासा अपने रूम पर होता, और ऊपर से ये रोड मेरे सारे जूते भी खराब कर देगी। युवराज पैदल चलते चलते सड़क को कोसते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वो अचानक ही रुके और चारों ओर निगाहें दौड़ाई। चारों तरफ बस खेत खलिहान ही नजर आ रहे थे। दूर दूर तक न कोई घर, न आदमी, और 2 लंबी सड़कें बस। अरे यार, अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है? यहाँ तो 2 रोड हैं, कौन से किस तरफ जाती है कैसे मालूम करूँ? और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा जिससे हेल्प ले सकूँ। ऊपर से ये नेटवर्क भी डाउन है, दादाजी को भी फोन नहीं कर सकता। अब क्या करूं? कुछ में डूबे हुए ही थे कि तभी उनकी नजर एक लड़की पर गई जो एक खेतों के किनारे किनारे चली जा रही थी। युवराज भी जल्दी से उसी की तरफ बढ़े और बोले, हे प्लीज रुको। पर उसने शायद सुना नहीं तो उन्होंने फिर आवाज लगाई, ओ हेलो, रुको भी। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखना जरूर चाहा, मगर फिर नजरअंदाज करते हुए तेज कदमों से चलती रही। युवराज भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो जितना उसके पास जाने की कोशिश करते वो उतनी तेजी से चलती। एक तो पहले ही युवराज का मूड खराब था, ऊपर से तेज चलने की वजह से सड़क पर बने एक गड्ढे में जिसे युवराज देख नहीं पाए और अपने सामान सहित नीचे गिर पड़े। उनको गिरते देख लड़की पीछे मुड़ी और वहीं रुक गई। उन्होंने अपना सामान उठाया और कपड़े झाड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगे, पर इतने में ही उस लड़की ने वापस चलना चाहा, मगर युवराज ने इस बार गुस्से से भरकर तेज आवाज देते हुए उसे रोका। ए लड़की, रुको। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़े हो गए। बहरी हो क्या? कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? या मेरी शक्ल किसी कार्टून से मिलती जुलती है? या फिर मैं तुम्हें पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाऊंगा जो यूं भागे जा रही हो?
लड़की अब भी नजरें नीचे करके खड़ी थी। ओ हेलो, तुम ही से बोल रहा हूँ। खैर ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा रास्ता लाख गांव की तरफ जाएगा। युवराज ने सवाल पूछा मगर लड़की फिर भी चुप रही। अरे बोलो भी, लेफ्ट जाना है या राइट? युवराज झुंझलाते हुए चिल्लाए, मगर वो उनकी बातों को अनसुना करके बाई ओर से निकलकर आगे बढ़ने लगी। क्या मुसीबत है यहाँ के लोगों की, किसी को ठीक से बात करना भी नहीं आता। कोई हेल्प मांग रहा है और इग्नोर करके चलते बनो। छोड़ो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। उन्होंने अपना सामान उठाया और राइट साइड की तरफ जाती रोड की ओर बढ़ने लगे। तभी पीछे से उन्हें किसी ने टोका। रुकिए, वो गलत रास्ता है। युवराज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की थी। ओह, तो आप बोलती भी हैं? जी ऐसा नहीं है, हम तो बस अनजान लोगों से बात नहीं करते, इसीलिए कुछ नहीं बोले। लड़की ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। तो मैं क्या आपको कोई लुटेरा लगता हूँ? जरा देखिए, शक्ल से ही कितना शरीफ हूँ। युवराज ने खुद की तारीफ में ही कसीदे पढ़ते हुए कहा। लड़की उनके बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, सूरज से तो आप सच्चे लगते हैं, पर अंदर की बात तो हम नहीं जानते ना। के मुखौटों में भी छूट के चेहरे छुपा करते हैं। देखो, अब मेरे पास फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद जो मेरी हेल्प की। अब मैं चलता हूँ। युवराज ने अपना सारा लगेज उठाया और उस दिशा में चल पड़े। तभी पीछे से लड़की ने फिर टोका। रुकिए। वॉट? युवराज ने पीछे मुड़कर देखा। अगर इस सड़क के रास्ते से जाएंगे तो बहुत बर्बादी हो जाएगी समय की। मैं उड़ नहीं सकता मैडम, मेरे पास भी दो पैर ही हैं जिनके सहारे मुझे चलकर जाना है। अब रास्ता दूर हो या पास, क्या फर्क पड़ता है? युवराज ने चिढ़कर कहा, क्योंकि वो सामान उठाकर पहले ही बहुत थके हुए थे। आप तो बड़े गुस्सैल लगते हैं। मैं तो बस ये बोली कि गांव जाने का छोटा रास्ता भी है, तो सोचा आपकी सहायता कर दूं। पर अगर आपको लंबी दूरी ही मंजूर है तो आराम से जाएं, मैं नहीं रोकूंगी। लड़की मुंह फेरते हुए बोली, नो नो नेवर, अब जब शॉर्टकट से जा सकते हैं तो वहीं से चलते हैं। युवराज सामान सहित वापस पीछे भागे। ठीक है, लेकिन पहले कुछ देर ठहरिए, जरा ये अनाज का गट्ठर बांधना है, फिर चलते हैं। ठीक है, जल्दी करो जो भी करना है, मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। युवराज रिस्ट वॉच देखने लगे। गेहूं की सूखी बालियों को एक मैली से चुन्नी में बांधकर उसे अपने सर पर रख लिया और युवराज को अपने पीछे पीछे चलने का इशारा करने लगी। चलते हुए दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर युवराज ने ही एकाएक बात शुरू की। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या करेंगे नाम जानकर? हाँ, ये भी सही है, मैं क्या करूँगा नाम जानकर, लेकिन फिर भी बताने में कौन से रुपये पैसे खर्च हो रहे हैं। श्रद्धा। तभी लड़की ने कहा। युवराज ने प्रश्न भरी निगाहों से देखा। जी, श्रद्धा नाम है मेरा। उसे बड़े प्यार से अपना नाम बताया। नाइस नेम। वैसे क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं जानना? जी नहीं। बड़ी अजीब लड़की हो, खुद का नाम तो बता दिया और दूसरों का पूछने में कोई दिलचस्पी नहीं। जी, आपने ही पूछा था मेरा नाम तो बता दिया, पर मुझे आपका नाम नहीं जानना। लड़की सहजता से बोली। हाँ, ये भी ठीक है, युवराज ने अपने लगेज को संभालते हुए कहा। यकायक उनकी निगाहों ने फिर उसे देखा। छरछरी कमर पर पड़ी दो लंबी चोटियां, एक सादा सा हरे रंग का सूट और उस पे हमरंग सलवार, दुपट्टे को कमर में कसकर लपेटा हुआ। चेहरा कुछ कोरा, कुछ कड़ी धूप होने के कारण माथे से पसीने की बूंद बार बार चेहरे को भिगो रही थी। सबसे हैरत की बात यह कि तेज धूप के बावजूद वो नंगे पैर ही चली जा रही थी। यही खेतों में काम करती हो क्या? पर यहाँ मुझे तुम्हारे अलावा कोई दिख क्यों नहीं रहा? क्या ये सारे खेत तुम्हारे हैं? श्रद्धा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। अरे कैसी बात करते हैं आप, इतने सारे खेत मेरे कैसे हो सकते हैं? ये समय दोपहर का है, इसीलिए कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो चलने में थोड़ी तेज थी, इसीलिए वो तेजी से आगे आगे बढ़ने लगी, जबकि युवराज थकावट से बस पड़ चुके थे। ऊपर से रास्ता भी कुछ उबड़ खाबड़ था, तो चलने में और दिक्कत आ रही थी। ए सुनो, थोड़ा धीरे चलो, वो हाँफते हुए बोले। वो पीछे मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, आप तो अच्छे भले हट्टे कट्टे लगते हैं, फिर इतनी जल्दी कैसे थक गए? देखो, मैं बहुत लंबा रास्ता तय करके आया हूँ, समझी, इसीलिए ज़्यादा बोलो मत, और मैं थका नहीं हूँ, बस सामान थोड़ा ज़्यादा है। युवराज कमर सीधी करते हुए बोले। हाँ हाँ, हम समझ गए, श्रद्धा ने मुस्कुरा कर कहा। करीब 30 मिनट बाद उसने युवराज को उनके गांव पहुंचा दिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अरे रुको, अब इतनी मदद की है तो चलो मेरे दादाजी के घर, उन्होंने उसे रोकते हुए कहा। जी नहीं, आप जाइए, हमें कुछ काम है। हाँ, लेकिन मेरा भी एक उसूल है, वो ये कि मैं हमेशा और उनकी हेल्प करने वाले को ट्रीट देना पसंद करता हूँ। श्रद्धा की आंखें जमीन को घूर रही थी। वो ऐसे ही नजरें गड़ाए बोली,
हाँ, आपका ये उसूल ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ सकती आपके साथ। मदद की तो एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? आज के ज़माने में लोग तो मदद करने वाले को भूल जाते हैं। आपने मुझे धन्यवाद कहा, यही बड़ी बात है। दैट्स ओके, तुम्हारी मर्जी। फिलहाल मैं चलता हूँ, पर दोबारा मिलना हुआ तो ज़रूर तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोलूँगा। श्रद्धा उनको वहीं छोड़कर वापस अपने रास्ते चलती बनी और इधर युवराज एक दुकान वाले से पूछकर अपने दादाजी के घर की तरफ निकल पड़े। वो अपने दादाजी के घर के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खुला ही था तो वो सीधा अंदर की ओर बढ़ चले। अंदर उनके दादाजी विक्रम सिंह राठौड़ सामने ही कुर्सी पर कोई किताब पढ़ रहे थे। क्या दादाजी वेलकम नहीं करेंगे मेरा? युवराज ने पीछे से जाकर उन्हें हल्का सा हक करते हुए कहा। दादाजी ने जब अचानक से युवराज को सामने खड़ा पाया तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। अरे युवी, तुम आओ आओ, कितना समय लगा दिया, कहाँ रह गए थे? युवराज भी खुशी से उनके गले लगाने के लिए बड़े ही थे कि तभी दादाजी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको युवी, आगे बताना। क्या दादाजी, एक तो मैं इतने दूर से इतने टाइम बाद आया हूँ और आप गले लगाने की जगह मुझे अपने से दूर कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर दादाजी, युवराज थोड़ी हैरानी से बोले। अरे पागल, पहले जरा अपना हुलिया तो देख लो, क्या हाल बना रखा है, किसके संग ऐसी होली खेल कर आ रहे हो? दादाजी हंसते हुए बोले। उफ दादाजी, पूछिए मत, सब यहाँ की सड़कों का कमाल है। इतने गड्ढे तो चांद पर भी नहीं होंगे जितने यहाँ हैं। युवराज शर्ट के बटन खोलने लगे। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी पहले आओ और अच्छे से नहा धो, तब तक मैं बिरजू से कहकर खाना लगवा देता हूँ। युवराज सीधा फ्रेश होने चले गए और कुछ देर में रेडी होकर खाना खाने बैठ गए। थकावट के बाद चैन की 2 रोटी ही काफ़ी होती है आराम देने के लिए, इसलिए युवराज को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। खाने के बाद वो दादाजी के कमरे में चले गए। उन्हें देखते ही दादाजी चश्मा उतार कर साइड में रखते हुए बोले, आओ युवी, बैठो और अब बताओ कि कैसा रहा सफ़र? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ? बस पूछिए ही मत, मैं तो रास्ता ही भूल गया। फिर सोचा आपसे फ़ोन करके पूछ लिया जाए, पर अफसोस यहाँ नेटवर्क भी नहीं थे, ऊपर से सड़कों की बदहाली। मुझे तो यहाँ आने का ज़रा भी मन नहीं था, लेकिन आपकी बात थी इसीलिए खुद को रोक नहीं सका। युवराज ने बिस्तर पर पैर पसारते हुए कहा। मतलब अगर मैं ना बुलाता तो तुम कभी नहीं आते? युवराज ने अधलेटी अवस्था में कहा। नहीं, शायद नहीं आता। वैसे भी मुझे शहरों में रहने की आदत सी पड़ चुकी है। अब देखो ना, यहाँ आए कुछ ही मिनट हुए हैं और मन ऊबने भी लगा है अभी से। तकिए से मुंह ढक लिया। कोई बात नहीं, कुछ समय यहाँ गुजारोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। आखिर तुम्हारा भी तो गांव है। युवराज तभी तकिए को हटाकर गंभीरता से बोले। नहीं, मेरा नहीं, सिर्फ आपका गांव है। मेरा होता तो इसे छोड़कर जाता ही क्यों? क्या युवे, फिर वही बात? भूल जाओ उन सब चीज़ों को, अब वक्त बदल चुका है। दादाजी के स्वरों में थोड़ी नाराज़गी झलक आई। भूलने वाली कोई बात ही नहीं है दादाजी, जो सच्चाई है सिर्फ वही कह रहा हूँ। और वक्त ज़रूर बदला जा सकता है, लेकिन वो खाओ उसने दिए हैं वो नहीं। कहकर युवराज ने करवट बदली और चेहरा दोबारा तकिए के नीचे छुपा लिया। ठीक है, जैसा तुमको सही लगे, अभी आराम करो। वो युवराज के पीठ थपथपाते हुए कमरे से चले गए और युवराज नींद की आगोश में। इधर श्रद्धा जैसे जैसे आगे चली जा रही थी, उसके चेहरे के रंग पूरी तरह उड़ने लगा। एक अजीब सा डर उसके मुख पर साफ देखा जा सकता था। गांव के बीचों बीच सबसे आलीशान कोठी स्थित थी। मुख्यतः उस पे अंदर जाने के 2 गेट खुलते थे। पहला अमूमन घर के सदस्यों के लिए था और दूसरा वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए। वो चुपचाप चलते हुए दूसरे गेट से होकर कोठी के पिछले भाग में पहुंची, जहां खेतों से लाए अनाज के लिए 4 भंडार गृह बने थे। पसीने से तरबतर श्रद्धा सिर से गट्ठर उतारकर नीचे सलीके से रखने लगी। तभी एक भारी भरकम साड़ी और गहनों में औरत चिल्लाते हुए आई। क्यों री, कहाँ मर गई थी? ये सर जमुना देवी का था, जो कि इस कोठी की मालकिन थी। जी वो मैं। श्रद्धा उसको देखकर बुरी तरह घबरा उठी। क्या जीवो लगा रखा है? कहाँ थी सुबह से और अब आ रही है? बड़ी मालकिन बनी फिरती है, घर के काम तो जैसे मैं करूँगी ना? जमुना देवी ने उस पर चिल्लाकर कहा। जी मालकिन, वो मैं बस आ ही रही थी, पर आज बाबा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई और रास्ते में एक भटके हुए राहगीर मिल गए, तो उन्हीं को सही जगह पहुंचाने में ज़रा देरी हो गई। वो नजरें नीचे करके एक ही सांस में बोली। अच्छा जी, तो अब तूने रास्ता दिखाने का भी ठेका ले रखा है क्या? यही करती रही उम्र भर, क्योंकि यहाँ आकर काम करने में तो तेरे पैर टूटते हैं। राहगीरों की रखेल।
माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ शब्द कहानी की मांग के अनुसार रखे गए हैं। जमुना देवी की कड़वी बातों को सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई, मगर वो कुछ भी नहीं कह पाई। अब यहाँ क्यों खड़ी है बुद्ध बनकर? जा कहीं चौराहे पर खड़ी होकर भोले भटकों का इंतजार कर। और तेरे बाबा को तो पता नहीं कब ठीक होगा, तब तक क्या घर का कामकाज मैं करूंगी? क्या हुआ जमुना देवी जी, दोपहर में भी आराम करने दोगी या नहीं? कब से सुन रहे हैं चिल्लम चिल्ली मचा रखी हो। रणजीत ठाकुर कुछ लंगड़ाता हुआ सा आया। वही इस कोठी का मालिक था और जमुना देवी का पति। करूं फिर? आपकी रखी आज्ञाकारी नौकरानी ने नाक में दम करके रखा है, ये बखता रही है काम करने। जमुना देवी ने एक ठड़ा से श्रद्धा को घूरा। रणजीत ने लकड़ी की कुर्सी खींची और मेज पर पांव पसारते हुए श्रद्धा को देखे बिना ही कहा, क्या बात है, आजकल दिल नहीं लगता कामकाज में? श्रद्धा जमुना देवी से भी ज्यादा रणजीत से डरती थी। उसने हकलाई जुबान में कहा, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जाइए हमारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था कीजिए। रणजीत ने जमुना देवी को आदेश दिया तो वो मुंह सिकोड़ते हुए फौरन चली गई। फिर देर लतीफ आने का क्या चक्कर है? रणजीत ने पैनी दृष्टि श्रद्धा पर डाली। जी, मेरे बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और एक राहगीर को रास्ता दिखाने में भी जरा सी देरी हो गई, पर आप चिंता न करें, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर कभी भूल नहीं होगी मालिक, वो डरी सहमी सी बोली। इतने में जमुना देवी फलों से भरी थाली लिए हाजिर हुई। उसने थाली को मेज पे रखा और फलों को छुरी से काटने बैठ गई। तभी रणजीत छुरी को उससे छीनकर खुद फलों की एक एक फांक अपने तेज हाथों से काटने लगा। साथ ही उसकी घूरती आंखें श्रद्धा की ओर तनी हुई थी। सुन लड़की, मुझे काम में जरा सी भी चूक पसंद नहीं। अगर यहाँ थोड़ी सी ढिलाई बढ़ती तो अंजाम क्या होगा तू समझती है। अच्छा होगा कि जो कहा जाए उसे समय रहते पूरा करो, वरना ऐसा होश में लाएंगे कि भूल नहीं पाओगी, उसने कड़क आवाज में कहा। श्रद्धा की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो कपकपाते होंठों से बोली, माफ करिएगा, आइंदा कभी देरी नहीं होगी, आगे से ध्यान रखोगी। रणजीत व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए बोला, वाह, ये हुई समझदारी वाली बात। हमेशा ऐसे ही समझ जाया करो, हमें जरूरत ही ना पड़े समझाने की। खैर, गुनाह तो तुमने किया है यहाँ देरी से पहुंचकर, क्योंकि आज छोड़ दिया तो कल यही फिर क्रम दोहराया जाएगा। इसीलिए कल से दोगुना काम करना होगा। समझ गई ना हमने क्या कहा? क्या करना होगा बताओ? उसने छुरी हवा में नचाई, से कांप गई और धीमे स्वर में बोली, जी कल से दोगुना काम। रणजीत उसे घूरते हुए बोला, वाह बहुत अच्छा, अब जाओ यहाँ से जल्दी और मन लगाकर काम किया करो। वो जाने को हुई, इतने में फिर रणजीत ने उसे रोका और कहा, रुको जरा, मुझे लगता है कि काम को जितना किया जाए उतना कम है, इसीलिए आज तुम पूरे 8 घंटे यहीं रुककर लगातार दोगुना काम करोगी। काम को करने में जरा भी आनाकानी हुई तो सोच ले, तेरी गर्दन और मेरी जुत्ती। 8 घंटे लगातार। लेकिन रात के समय तो हमें वापस अपने घर जाना होता है। ओ बाबा की सेहत भी तो खराब है, इसीलिए आज की मोहलत दे दीजिए। आप कहेंगे तो मैं कल से दोगुना तो क्या तिगुना काम करने के लिए तैयार हूँ, पर आज जाने दीजिए मालिक। वो डरते हुए बोली, क्यों री, हाथ पैरों में दर्द है या मालिक का कहा सुनाई नहीं देता? बीच में जमुना देवी चिल्लाई। लेकिन श्रद्धा कुछ कहती कि इतने में जमुना उठी और जोरदार थप्पड़ उसके गालों पे जड़ दिया। क्यों, अब बोल, काम करना है कि नहीं? श्रद्धा का फूल जैसा चेहरा अचानक लाल मुरझाया हुआ सा हो गया। उसकी आंखों के कोरों से आंसू की छोटी छोटी बूंदें गालों तक बह आई। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी। रुआंसा मुख लेकर वो साफ सफाई में जुट गई। उसका बदन पूरी तरह थका था, मगर कुछ कहने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो सिर्फ अपनी किस्मत पे 4 आंसू बहाने के अलावा करती भी क्या। आगे यही उसकी दिनचर्या थी। शाम के 7 बजने को आए, तब जाकर युवराज की आंखें खुली। उन्होंने फोन में टाइम देखा और कमरे से बाहर आ गए। चारों तरफ कुछ अंधेरा था, शायद लाइट ना होने की वजह से। उफ, कितनी गर्मी है, और दादाजी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कुछ देर में घर ही में टहलने लगे। फिर मन नहीं लगा तो आंगन की खुली हवा में बाहर चले आए। दादाजी भी कुर्सी डाले वहीं आंगन में ही बैठे थे। अरे दादाजी, आप यहाँ हैं, और मैं कब से आपको घर के अंदर ढूंढ रहा हूँ। युवराज को यूं अचानक अपने पीछे पाकर दादाजी थोड़ा घबरा गए। वो हड़बड़ी में अपने हाथ में पकड़ी किसी चीज को छुपाने का प्रयास करने लगे, पर युवराज उनकी हरकत से भाप चुके थे। दादाजी, आपको छुपा रहे हैं? ये कि क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? वो टाल मटोल करते हुए बोले। रहने दीजिए दादाजी, आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ जाहिर कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं।
अब दिखाओ भी क्या है। अरे बोला ना कुछ भी नहीं है। दादाजी ने अपने दोनों हाथ कुर्ते की जेब में घुसा लिए, पर युवराज भी कुछ कम नहीं थे। फौरन उन्होंने दादाजी को हल्का कुदकुदाना शुरू कर दिया। अरे अरे क्या कर रहे हो युवी, ये कोई उम्र है खेल करने की। दादाजी पेट पकड़कर हंसने लगे तो इतने में युवराज ने उनकी जेब से वो चीज़ बाहर निकाली, सिगरेट का पैकेट और लाइटर। अच्छा, क्या आप ये पीते हैं? युवराज गुस्से में भरकर बोले। दादाजी ने उसके हाथों से पैकेट झपटा और फिर से टाल मटोल करने लगे। अरे नहीं युवराज बेटे, ये मेरा नहीं बिरजू का है। कितनी बार समझा चुका हूँ उसको कि मत हाथ लगाया कर ऐसी जानलेवा चीज़ों को, पर सुनता ही नहीं। इसीलिए सोचा कि इस मुसीबत के डिब्बे को अपने पास ही रख लेता हूँ। जब उसे मिलेगी ही नहीं तो पिएगा कहाँ से? वाह दादाजी, जब खुद की चोरी पकड़ी गई तो इल्जाम बिरजू पर लगा दिया। मानना पड़ेगा। युवराज होले से ताली पीटते हुए बोले और सिगरेट का पैकेट उनसे वापस छीन लिया। दादाजी ने दोनों आंखें नीचे कर ली तो युवराज उन्हें घूरते हुए बोले, दादाजी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि इन चीज़ों का सेवन कितना बुरा होता है, और एक आप हैं जो इस उम्र में भी ये सब पीते हैं। आप जानते भी हैं कितना महंगा पड़ेगा आपकी जान को, अगर आपको कुछ हो गया तो। समझदार होते हुए भी आप कुछ समझते नहीं। दादाजी गहरी सांस छोड़ते हुए कुर्सी से उठते हुए बोले, बेटे, अब इस उम्र की आखिरी दहलीज पर जान की क्या परवाह करना। मुझे अब जीना ही कितने दिन है, जाने भी दो। युवराज दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। हाँ हाँ दादाजी, भले ही आप उम्र की आखिरी दहलीज पर आ चुके हैं, लेकिन मैं तो अभी जवानी की दहलीज पर हूँ। मतलब मैं समझा नहीं, दादाजी ने नासमझी में कहा। देखिए दादाजी, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी खैरियत कौन पूछेगा? इस पूरी दुनिया में इकलौते आप ही तो हैं जिनसे मैं अपनी सारी बीतें शेयर करता हूँ। युवराज उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से बोले, ओह, मुझे माफ़ करना बेटा, अगर बात मेरे युवी की है तो मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दादाजी आदर्श दादाजी की तरह बोले। ये हुई ना मेरे दादाजी वाली बात। सिगरेट का पैकेट अभी युवराज के हाथों में था। दादाजी ने हाथ आगे करके कहा, लाओ युवी, इसे मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ कि कभी इसे हाथ नहीं लगाऊंगा और हमेशा के लिए संदूक पे बंद कर दूंगा। जी बिल्कुल नहीं, इसे मैं अभी जाकर कूड़े के डस्टबिन में फेंक कर आता हूँ। बेकार की चीज़ें संदूक में नहीं रखते दादाजी। युवराज पोहे उचकाते हुए बोले। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो फिर फेंकने की क्या ज़रूरत? दादाजी ने उदास भरी मुस्कुराहट दर्शाते हुए कहा। और मैंने कहा ना कि फिर कभी ऐसी चीज़ें मुझे घर में नज़र नहीं आनी चाहिए। युवराज कुर्सी से उठकर कूड़ेदान की तरफ बढ़े और सिगरेट का पैकेट को उसके अंदर फेंक दिया। ये लीजिए, किस्सा ही खत्म। वो वापस उनके पास आकर बैठ गए। वैसे दादाजी, मुझसे तो अब यहाँ एक और मिनट भी नहीं रुका जाता। देखिए ना, ना लाइट है, ना ढंग का इंटरनेट, और ऊपर से इतनी गर्मी। दादाजी मुस्कुराए। वो तो है, लेकिन ये शहर नहीं है ना, इसीलिए। कुछ दिनों की आदत डाल लो युवराज। युवराज ने आसमान को निहारा। आदत? आप ही डालिए, मेरे तो दम घुटता है। अगर ऐसा है तो चलिए एक बार हमारे साथ गांव के ताज़ी हवा खाने, पीछे से किसी ने कहा। संजय बैठो यहाँ, दादाजी ने कुर्सी आगे सरकाते हुए कहा। अरे आ जाओ बेटा। नहीं चाचा जी, हम तो यहाँ अपने दोस्त युवराज से मिलने आए हैं। दोस्त? मैं तो आपको जानता तक नहीं, युवराज ने बेपरवाही से कहा। जानोगी भी कैसे, हम बचपन में जो मिले थे। अब तुम तो शहर जाकर भूल गए, लेकिन मुझे तुम अच्छी तरह याद हो। बड़ी पक्की यारी थी हमारी। संजय मुस्कुराया, मगर युवराज का ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे था। युवी, संजय तुमसे कुछ कह रहा है, दादाजी जोर देकर बोले। हाँ होगी, पर अब मुझे याद नहीं, भूल जाता हूँ मैं। युवराज बालों में हाथ फेरते हुए बोले। कोई बात नहीं, मैं हूं ना सब याद दिलाने के लिए। संजय ने इतना कहा और युवराज का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपने संग ले जाने लगा। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? युवराज ने उसका हाथ झटक दिया। गांव की सैर कराने। और कहाँ? इतने समय बाद यहाँ आए हो, कम से कम थोड़ा घूमकर गांव का जायजा तो ले आओ। माफ़ करिएगा, पर ना तो मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट है और ना ही गांव का जायजा लेने में, युवराज तल्खी से बोले। युवी, कैसे बातें कर रहे हो? जानती भी हो कि संजय तुम्हारी कितनी परवाह करता आया है। बचपन से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब उसने तुम्हारी खैर खबर ना ली हो। और एक तुम हो कि। बोलते बोलते दादाजी को जोर की खांसी आने लगी। युवराज ने घबराकर जल्दी से उनकी पीठ को सहलाया। आराम से दादाजी, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ खुद को रिलैक्स कीजिए, तब तक मैं संजय के साथ गांव का जायजा लेकर आता हूँ। इतना सुनते ही संजय के साथ दादाजी का चेहरा भी खिल गया। ठीक है, तुम दोनों मिलकर थोड़ा घूम आओ। मैं ज़रा बिरजू से कहकर आज रात के खाने का प्रबंध करवाता हूँ। आज सब तुम्हारी पसंद का ही बनेगा। दादाजी खुशी से भीतर चले गए। इधर संजय युवराज के गले में बाहें डालते हुए बोले,
वैसे भूलने की आदत तुम्हारी शुरू से ही थी, लेकिन मुझे लगता था कि सिर्फ छोटी मोटी चीजें ही याद नहीं रहती होंगी, पर यहाँ तो तुम इतने बड़े इंसान को ही भूल गए। कमाल है। युवराज ने उसका हाथ हल्का धक्का देकर अलग हटा दिया। कभी कभी जब ज्यादा चीजें याद रह जाती हैं तो जिन्हें दुश्वार हो जाता है, इसीलिए कुछ यादों को मिटाना ही बेहतर होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही हो गए। अब छोड़ो ये सब और चलो मेरे साथ। संजय युवराज को लेकर गांव घुमाने निकल पड़े और उनको एक बरगद के पेड़ के पास ले जाकर बोले, देखा यूवी, हमारे गांव का सबसे पुराना पेड़ है। बचपन में हम दोनों यही खेला करते थे। नाइस बनियन ट्री, युवराज रूखे स्वर में बोले। संजय उनको गांव की हर जगह दिखाने में लगा हुआ था, पर युवराज को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। वो पर दादाजी की खुशी के लिए उनके साथ साथ चलता जा रहे थे। तभी युवराज की नजर बाई गली की तरफ जा रही श्रद्धा पर पड़ी। हालांकि उन्हें उसका नाम याद नहीं आया, ऊपर से शाम का वक्त था, इस वजह से हल्का अंधेरा भी घिरा हुआ था। ऐसे में पूरी तरह समझ पाना कि वो श्रद्धा ही है या नहीं कहना मुश्किल था। अरे ये तो वही है ना, क्या नाम था इसका? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? युवराज माथे पर बल डालते हुए सोचने लगे। संजय जो कि थोड़ा आगे निकल चुका था, युवराज को यूं एक जगह परेशान खड़ा पाकर वापस मुड़ा। क्या हुआ युवी, सर में दर्द है क्या? अरे इस लड़की ने मेरी हेल्प। युवराज ने उस ओर इशारा किया, तब तक श्रद्धा दूसरी गली में मुड़ चुकी थी। क्या हुआ युवराज, किसकी बात कर रहे हो? संजय ने भी उसी ओर देखा तो श्रद्धा के स्थान पर किसी अन्य लड़की को देखकर हंसा। अच्छा, तो तुम किरण की बात कर रहे हो? वो राजेश पहलवान की बेटी है। वैसे तो उसके साथ बतियाना यानी मौत को गले लगाने बराबर है, लेकिन तुम कहो तो कोशिश जरूर करूंगा। अरे नहीं, मैं उसकी बात नहीं, वो तो छोड़ो इन बातों को। एक्चुअली मेरे सर में थोड़ा पेन है तो मुझे जाना होगा। गांव की हिस्ट्री बताने के लिए थैंक्स। युवराज फौरन लंबे लंबे डिग भरते हुए चले गए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अकेले खो मत जाना, यूं भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। संजय मुस्कुराया और उसके पीछे चल पड़ा। श्रद्धा आज बहुत थकी हुई थी। घर में कदम रखते ही उसकी ताई जी कमला की नज़र श्रद्धा पर पड़ी तो ईर्ष्या में बोली, आज बड़ी देर कर दी आने में। अभी आधी रात घूमने फिरने में अच्छा लगता है क्या? श्रद्धा उसकी तरफ घूमी। नहीं ताई जी, ठाकुर जी के यहाँ आज काम कुछ ज़्यादा ही था, बस इसलिए। बाबा की तबीयत में कोई सुधार आया? और ताया जी ने डॉक्टर साहब से बात की कि बाबा के इलाज के लिए? इलाज? इसके बारे में भूल ही जाओ। हाथ एक निक्का भी नहीं और ऊपर से ये ठाकुर। पर तुम्हें तो इसके यहाँ काम करने में बहुत अच्छा लगता है ना, तभी तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है उसकी कोठी में। इधर हम हैं तुम्हारे बाबा की सेवा देवा से फुर्सत नहीं। क्या पता कि क्या करने जाती हो काम की आड़ में। कमला की जहर भरी वाणी ने श्रद्धा को झकझोर कर रख दिया था। ताई जी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं भला? चाहती तो मैं भी नहीं कि उसके यहाँ काम करना पड़े, लेकिन बाबा ने उन्हें जो वादा किया था उसकी खातिर अब पीछे नहीं हट सकती। श्रद्धा ने हिम्मत दिखाते हुए आंख से आंख मिलाकर कहा। कमला गुस्से में उठी और बहुत सी चूड़ियों उसे थमाते हुए बोली, वादा तो हमने भी तुम्हारी माँ को दिया था कि जिंदगी भर तुम्हें कंधों पे लाद कर घूमेंगे, इसीलिए तुम्हारी इतनी देख रेख करनी पड़ रही है, वरना कौन झेलेगा तुम्हें। और ये रखो चूड़ियाँ, अब हम तुम्हारा खर्च और नहीं उठा सकते। अगर अपने बाबा का इलाज चाहती हो तो इन्हें बेचकर ही पैसा कमाओ। कुछ उलटफेर हुआ तो हम पर आरोप लगाओगी कि भरी जवानी में लड़की को बेसहारा कर दिया। आखिर हमारी अपनी भी एक लड़की है जिसका ब्याह करना है मुझे, पर तुम्हारे चक्कर में वो भी ना हो पाया। कमला गुस्से में भरकर घर के बाहर निकल आई। श्रद्धा की आंखों में आंसू भर आए। उसने खिड़की से दूसरे कमरे में लेटे अपने बाबा पर नजर डाली जो बेसुध अवस्था में सो रहे थे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर वो खुद भी जमीन पर बेसुध सी बैठकर तभी आवाज में रोने लगी। इधर युवराज घर पहुंचे तो बेजू भागता हुआ आया। युवराज बाबू, अच्छा हुआ आप आ गए, वो घबराते हुए बोला। क्या हुआ बिरजू, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? युवराज मजाक में बोले। नहीं असल में वो चाचा जी, उन्हें कुछ हो गया है, जल्दी चलिए। क्या हुआ दादाजी को? युवराज दौड़कर अंदर उनके कमरे में गए तो देखा वो पसीने से तरबतर अपने सीने को पकड़े बैठे थे और उनकी सांसें फूली हुई थी। युवराज उनकी हालत देख बुरी तरह घबरा गए। दादाजी क्या हुआ आपको? उन्होंने उनका माथा छूकर देखा और जल्दी से बिरजू से बोले, इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन युवराज बाबू, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, अस्पताल बहुत दूर है। जाओ फिर अस्पताल, कोई तो क्लिनिक होगा ही, वहाँ से किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ। नहीं युवराज बाबू, यहाँ कोई डॉक्टर या क्लिनिक नहीं है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? जल्दी से कोई टैक्सी या गाड़ी कुछ भी लेकर आओ, समझे? अगर दादाजी को कुछ हुआ तो पूरा गांव जलाकर खाक कर दूंगा। जी ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। बिरजू भागा भागा संजय के पास गया और सारा किस्सा कह सुनाया। संजय ने आनन फानन में अपने किसी दोस्त की गाड़ी मांगी और तुरंत दादाजी को अस्पताल ले जाया गया।
उन्हें गांव के सबसे निकट वाले सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। संजय इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही बैठा था। तब तक युवराज भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसी के बराबर में आ बैठे। युवराज के उतरे हुए चेहरे को देखकर संजय ने उन्हें दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो युवी, चाचा जी को कुछ नहीं होगा। वह युवराज कुछ बोले बिना फर्श को एकटक घूरते रहे। दादाजी के 2 दिनों तक उसी अस्पताल में एडमिट रहे। इस बीच युवराज ने कुछ भी खाया या पिया नहीं। संजय ने बहुत समझाया पर उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चल सकती थी। तीसरे दिन सारी रिपोर्ट्स आनी थी। संजय दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर गए हुए थे और युवराज डॉक्टर मानिक गुप्ता से रिपोर्ट की सारी जानकारी लेने उनके कैबिन में बैठे थे। डॉक्टर, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल तो है ना? क्या हो गया था अचानक उन्हें? डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट्स को फिर से चेक किया और बोले, हाँ तो मिस्टर युवराज, आपके दादाजी को कोरोनरी हार्ट डिजीज की समस्या है। इसका रीज़न प्रॉपर डाइट और ज़्यादा स्मोकिंग करना है। अभी तो बीमारी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए समय रहते इन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो आगे ये काफ़ी जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकती हैं, पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट दी जाए, साथ ही किसी भी तरह की बुरी लत से दूर रखें। जी डॉक्टर, अब से मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा। गुड। और हाँ, इन्हें महीने में 2 बार तो चेकअप के लिए ज़रूर लाना पड़ेगा। डोंट वरी डॉक्टर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। युवराज और संजय राज्य को लेकर घर आ गए। दोनों ही काफ़ी थक चुके थे, खासकर युवराज। लेकिन इस भागा दौड़ी में सबसे बड़ा सहयोग संजय ने किया था, इसीलिए उसको शुक्रिया अदा करना युवराज का पहला कर्तव्य था। थैंक्स संजय, अगर तुम समय से हेल्प नहीं करती तो पता नहीं मैं अकेले सब कैसे हैंडल कर पाता। यू आर रियली अ ग्रेट पर्सन। इसमें शुक्रिया की क्या बात, ये सब तो चलता रहता है। और दादाजी क्या सिर्फ तुम्हारे हैं, मेरे नहीं? बिल्कुल तुम्हारे भी हैं। ठीक है, तो फिर अब मुझे चलना चाहिए, तुम भी अपना ध्यान रखना। संजय ने युवराज का कंधा थपथपाया और चला गया। युवराज ने हल्की स्माइल देकर उसे विदा किया और फिर दादाजी के कमरे की ओर बढ़ा। वो दवाई के असर से अभी भी सो रहे थे। उनको डिस्टर्ब करना बेकार था, इसीलिए वो अपने रूम में चले गए। कुछ घंटे बाद बिरजू युवराज के कमरे में आया। युवराज उस वक्त टेबल पर पैर पसारे चेयर पर बैठे थे। उनका सर चेयर के पीछे वाले हिस्से से टिका हुआ था और आंखें बंद थी। हाथों में एक किताब खुली पड़ी थी, शायद वो किसी गहरी सोच में थे। बिरजू ने दरवाज़ा खटखटाया। युवराज बाबू। युवराज की तंद्रा टूटी। उन्होंने आंखें खोल कर देखा। हाँ कहो, क्या काम है? वो मैं कह रहा था कि आपने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है तो खाना लगा दूं? नहीं, रहने दो, वैसे भी शाम हो चुकी है, अब सीधा रात को ही खाऊंगा। युवराज ने वापस से चेयर पे टिकाते हुए कहा। अचानक वो हड़बड़ाकर चेयर से उठकर दादाजी के रूम में भागे। उन्होंने अलमारी में दादाजी के सारे कपड़े निकालना शुरू कर दिए और उन्हें एक बैग में भरने लगे। आवाज़ सुनकर दादाजी की नींद टूट गई। युवराज को इस तरह कपड़ों के साथ अफरा तफरी मचाते देख वो परेशान हो उठे। अरे ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरे सारे कपड़े? दादाजी, ये कपड़े मैं इसलिए पैक कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ हम नहीं रहने वाले। उन्होंने कपड़े बैग में भरते हुए कहा। यहाँ नहीं रहने वाले तो कहाँ रहेंगे? और भला क्यों? उन्होंने हैरानी से पूछा। मैं और आप कल सुबह की ट्रेन से वापस शहर जाने वाले हैं, इसीलिए पैकिंग करना ज़रूरी है। शहर? पर क्यों? एक बात सुन लो युवी, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और ना ही तुम। दादाजी नाराज़गी से बोले। युवराज ने सामान की पैकिंग रोकी और दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़े हो गए। मैं कुछ नहीं जानता, हमें जाना है मतलब जाना है। वैसे भी मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाऊंगा। पीछे से आपकी सेहत को कुछ हो गया तो? देखो युवी, बहस मत करो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और तुम भी कहीं नहीं जाने वाले। बहस तो आप कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस घुटन भरी जगह में आपको अकेला छोड़ जाऊँ। नफरत है मुझे यहाँ की हवा से। पहले ही बहुत कुछ गवा चुका हूँ मैं यहाँ रहकर। कहीं ऐसा ना हो कि अब आपको भी गवा दूँ। कहते ही युवराज की मुठ्ठियाँ कस गई। दादाजी उनके अंदर का रोष समझ सकते थे। युवी बेटे, भूल भी जाओ उन कड़वी यादों को। तुम जितना उन्हें सोचोगे उतनी तकलीफ तुम्हें महसूस होगी। और तुम्हारा इशारा जिन लोगों की तरफ है वो भी सब जा चुकी है। गांव और इसकी हवा में मन की ताजगी बची है। उन लोगों को, उनकी बातों को, उनकी यादों को और उनके इस बनाए घर को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरी अपनी भी कोई इज्जत थी जो आज भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कल थी। देखिएगा, एक ना एक दिन यही गांव और यही घर हमें दोबारा तोड़ेगा। युवराज गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चले गए। दादाजी एक बार फिर उनकी उदासी को दूर करने में नाकाम रहे। चाचा जी, क्या हुआ है युवराज बाबू को? वो इतने गुस्से में कहाँ चले गए? सब ठीक तो है? फिर जो भागकर पूछने को आया। उन्होंने तकिए पर सर रखकर दोबारा लेटते हुए कहा, कुछ नहीं बिरजू, पल भर का गुस्सा है, थोड़ी देर में जब उतर जाएगा तो वो भी वापस आ जाएगा। पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये खुलकर हंसा था।
इसकी ये फीकी हंसी और गुस्सा देख देख कर मन भरने लगा है। फिर गुस्से में घर से बाहर चले आए थे। घूमते घामते उन्हें वही बरगद का पेड़ दिख गया। उसके चौड़े चबूतरे पर वो दोनों पैरों को ऊपर करके हाथों को घुटनों से बांधकर पेड़ की टेक लगाकर बैठ गए। पास इतनी चहल पहल नहीं थी। ऊपर से सांझ का वक्त था तो ठंडी हवाएं चल रही थी। इतनी शांति में युवराज की आंखों में नींद ने कब्जा जमा लिया। इधर श्रद्धा भी पेड़ के दूसरी तरफ आकर बैठ गई। दोनों ही विपरीत दिशाओं में थे, इसीलिए एक दूसरे को देख नहीं पाए। उसने चूड़ियों से भरे टोकरी को सर से उतारकर चबूतरे पर रखा और दुपट्टे से पसीने को पोंछा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो चूड़ियों को एक एक के जोड़े में निकालकर गिनने लगी। चूड़ियों की खनकती आवाज़ युवराज के कानों में से टकराई तो वो कुनमुना उठे। उनकी अच्छी खासी नींद में चूड़ियों ने बाधा उत्पन्न कर दी थी। 2, 4, 6 और ये 12। बिगड़ तो ज़्यादा नहीं हुई। अब इन 12 जोड़ों को एक दिन में बेचना भी तो मुश्किल है। देखो, इन 10 चूड़ियों में से सिर्फ 4 खरीदी। ये 12वां जोड़ा तो पूरा भी नहीं। वो क्या जाने हमारी ताई जी कितने गुस्से वाली हैं। वैसे गलती उनकी भी नहीं। कांच की चूड़ियां हैं, पीठ से कुछ कुछ चटकी हुई हैं। टूटकर हाथों में घुस गई तो सारी बला हमारे सराय की। अच्छा यही है, इन बेकार वाली चूड़ियों को यही रख देती हूँ। उसने कुछ खराब चूड़ियां वहीं पेड़ के चबूतरे पर रखी और बाकी चूड़ियां समेटने लगी। क्या मुसीबत है, आजकल यहाँ के लोग मेरी नींद के भी दुश्मन बने हुए हैं। युवराज गुस्से में भरकर उठ गए और इधर उधर देखने लगे। कौन है वो जिसने इतना शोर मचा रखा है? तभी उनकी नजर चबूतरे पर रखी कुछ चूड़ियों पर गई। उन्होंने निगाहें दौड़ाई तो श्रद्धा दिखाई दी, जो चूड़ियों की टोकरी उठाए कहीं जा रही थी। अरे ये तो वही है, इसका छोड़ो, ये मिल गई वही बड़ी बात है। युवराज की आंखें मन ही मन चमक उठी। लगता है मैडम का साइड बिजनेस भी है। खैर, मुझे ये चूड़ियाँ उसे वापस कर देनी चाहिए, शायद गलती से भूल गई। इसी बहाने उस दिन जब उसने मेरी हेल्प की थी उसका हिसाब भी बराबर हो जाएगा। उन्होंने चबूते पर रखी चूड़ी को उठाया और श्रद्धा की तरफ बढ़े। रुकिए मिस, जो भी नाम था तुम्हारा, अपनी चूड़ियाँ तो लेती जाओ। लेकिन वो हमेशा की तरह तेज कदमों से आगे चलती जा रही थी और युवराज पीछे पीछे उसे पुकारते हुए। अरे यार, क्या दिक्कत है इस लड़की की? कोई आवाज़ दे रहा है और मैडम को भागने की पड़ी है। उन्होंने गहरी सांस अंदर खींची और फिर एक बार दोबारा ऊंचे गले से उसको पुकारा। मैंने कहा रुक जाओ मिस बैंगल्स वाली। इतनी जोर से चीखने पर उनका गला खराब हो गया और अचानक खांसने लगे। तब जाकर उसने पीछे मुड़कर उसे देखा तो चौंक गई। ये फिर से हमारे पीछे? पहले ही घर पहुंचने में देर हो चुकी है और ना हो जाए, मुझे जल्दी चलना होगा। फोन को पलटकर देखने के बावजूद रुकी नहीं तो युवराज का गुस्सा दोगुना बढ़ गया। जहाँ एक तरफ कॉलेज की लड़कियां मरती हैं मुझ पर, वहीं इसे मुझसे जाने कौन सा राक्षस नजर आता है जो देखते के साथ ही भागने लग जाती है। दोबारा उसके पीछे भागते हुए युवराज धड़ाम से नीचे गिर गए और इस चक्कर में एक नुकीला पत्थर उनकी हथेलियों में घुस गया तो खून निकल आया। उनकी आह सुनकर श्रद्धा टर्न हुई तो उसे बहुत बुरा लगा। वो भागकर युवराज के पास आई। क्या आपको चोट लगी है? लाइए अपना हाथ इधर, मैं कुछ करती हूँ। दूर, एकदम दूर रहो मुझसे, समझी? युवराज खुद ही खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ने लगे। लेकिन आपको तो चोट लगी है ना, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमको तो हमेशा भागने का शौक चढ़ा रहता है ना, तो जाओ भागो। युवराज आंखें तरेर कर बोले। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुकारने वाले आप ही थे। नहीं, असल में तुमको मेरे अंदर शैतान नजर आता है जो तुम्हें उठाकर अपने संग ले जाएगा। क्यों, यही बात है ना? युवराज बोलते वक्त पीछे की तरफ जाते जा रहे थे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला हमको आपके अंदर शैतान कैसे नजर आ सकता है? और कृपा करके आप मेरे पीछे देखिए, वरना गिर जाएंगे। वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन युवराज उसकी बात को काटते हुए बोले। अच्छा, गिरा तो तुम पहले ही चुकी हो, अब मुझे बुद्धू भी बनाना चाहती हो ताकि मैं पीछे देखूं और तुम मौका मिलते ही भाग जाओ? वाह, क्या बढ़िया प्लानिंग है। लगा नहीं था कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो सकती हो। लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाना बच्चों का खेल नहीं है, समझी? मैं पीछे नहीं देखने वाला। कह रहे हैं ना, पीछे कदम मत लीजिए, गिर जाएंगे। देखिए, नहीं देखूंगा, जितना मर्जी जतन कर लो। कैसे समझाएं आपको, एक बार पीछे देख तो लीजिए। क्यों, जब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखती तो मैं क्यों देखूं? वो झुंझला उठे। आप समझती क्यों नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ, देखो तुम। युवराज कुछ और कह पाते कि उनका पैर फिसला और वो पीछे बने तालाब में जा गिरे। जारी है गांव की मिट्टी, मिट्टी की खुशबू, खेत खलिहान, तालाब, नदियाँ, फूल फुलवारी, बहती ताज़ी ठंडी हवा, कोयल की कूकू, शाम के वक्त आंगन में बैठकर नानी दादी माँ से कहानियाँ, रातों में जुगनू का चमकना और भी बहुत कुछ होता है गांव में।
तो किस किस को पसंद है गांव की ये सब बातें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी का पहला भाग कैसा लगा साथ में ये भी बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक गांव की खुली वादियों का आनंद लीजिए और खुश रहिए दोस्तों।